हमारे संविधान में ना एक बहुत ही दिलचस्प खींचतान है। देखिए, एक तरफ तो ये हर नागरिक को कुछ बुनियादी आज़ादी की गारंटी देता है और दूसरी तरफ ये पूरे देश को एक कलेक्टिव गुड मतलब सबकी भलाई की तरफ ले जाने का रास्ता भी दिखाता है। तो आज हम इसी बैलेंसिंग एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी देश को हमेशा इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव गोल्स के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की आज़ादी पूरे देश की तरक्की के आड़े आ जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान बनाने वालों का सपना क्या था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसकी नींव कुछ बहुत बड़े आदर्शों पर रखी गई हो। और ये सपना हमें संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। एक ऐसा देश जहां हर किसी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, जहां लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हो। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा विजन था। तो सवाल ये था कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए संविधान ने हमें दो बहुत पावरफुल टूल्स दिए। और ये दो टूल्स हैं, पहला मौलिक अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट में डीपीएसपीज। यही वो दो चीजें हैं जो मिलकर संविधान के उस बड़े वादे को पूरा करने का जरिया बनती हैं। अब देखिए, इन दोनों यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सोचिए, एक है ढाल मतलब अ शील्ड और दूसरा है एक दिशा सूचक मतलब अ कंपास। तो सवाल है कि ये ढाल और कंपास करते क्या हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपकी ढाल हैं। ये आपको यानी एक नागरिक को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपकी इस ढाल को तोड़ने की कोशिश करे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, मतलब ये लीगली एनफोर्सेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए कंपास की तरह हैं। ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, कैसे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लानी है। लेकिन हाँ, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ये सरकार पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। तो आसान शब्दों में कहें तो ढाल सरकार को कुछ गलत करने से रोकती है और कंपास सरकार को कुछ अच्छा करने की राह दिखाता है। अब क्योंकि इन दोनों का नेचर इतना अलग है, इसी वजह से हमारे देश की पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच दशकों तक एक जबरदस्त खींचतान चली। और सच कहूं तो ये कहानी हमारे लोकतंत्र के बनने और मजबूत होने की ही कहानी है। तो टकराव की जड़ क्या थी? असल सवाल ये था, क्या होगा जब सरकार अपने कंपास को देखकर किसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे, लेकिन उस रास्ते में किसी नागरिक की ढाल यानी उसका फंडामेंटल राइट आ जाए? बस इसी एक सवाल ने दशकों तक चलने वाली एक लीगल बैटल की शुरुआत कर दी। इस पूरी खींचतान की कहानी को हम चार बहुत ही जरूरी और ऐतिहासिक अदालती मामलों के जरिए समझ सकते हैं। इन्हीं मामलों ने आज के लिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के रिश्ते को तय किया है। तो चलिए पहला राउंड देखते हैं। 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला आया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर इन दोनों में कोई टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट्स यानी हमारी शील्ड हमेशा ऊपर रहेगी। लेकिन पार्लियामेंट ने इस फैसले पर तुरंत रिएक्शन दिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव करना शुरू कर दिया। बात 1967 की है। गोलकनाथ केस में ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर ही नहीं सकती, उन्हें छू भी नहीं सकती। अब ये तो एक तरह का डेडलॉक हो गया। सरकार के सुधार के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। इसके जवाब में पार्लियामेंट ने भी अपनी ताकत दिखाई और नए संशोधन पास करके ये कहा कि उसे संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने का पूरा अधिकार है। और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंद भारती केस। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी ऐतिहासिक फैसले ने उस संतुलन की नींव रखी जो आज भी हमारे संविधान का आधार है। और इस नींव को और भी पक्का किया एक और बहुत जरूरी केस ने। ये था 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के उस अमेंडमेंट को रद्द कर दिया जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रख दिया था। कोर्ट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो सबसे जरूरी बात कही जो आज भी इस पूरे रिश्ते को डिफाइन करती है। कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान की नींव फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के बैलेंस पर टिकी है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच का हार्मोनी और बैलेंस ये खुद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आपको कंपास के दिखाए रास्ते पर चलना तो है, लेकिन किसी की ढाल को तोड़े बिना। अच्छा, ये सब तो हुई कानूनी और सैद्धांतिक बातें, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ संविधान की किताब में लिखे सुंदर शब्द नहीं हैं, बल्कि ये असल में जमीन पर उतरे हैं और कई कानूनों की वजह बने हैं। तो असल में इस कंपास ने हमें किन मंजिलों तक पहुंचाया है? चलिए देखते हैं। हमारे कई जरूरी कानूनों की जड़ें इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो कहता है समान काम के लिए समान वेतन, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट। यहां तक कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून भी इसी कंपास से इंस्पायर्ड हैं। ये सब उस खूबसूरत बैलेंस का नतीजा है जहां देश के बड़े लक्ष्यों को हासिल किया गया, लेकिन लोगों के अधिकारों का सम्मान करता। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हमारा संविधान हमसे ये नहीं कहता कि अधिकारों और लक्ष्यों में से किसी एक को चुनो, नहीं, बल्कि वो कहता है कि लक्ष्यों को अधिकारों के जरिए हासिल करो। ये चॉइस का नहीं, कमिटमेंट का सवाल है। पर ये जो बैलेंस है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। और सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, तो भविष्य में इंडिविजुअल और कलेक्टिव के बीच का ये नाजुक संतुलन क्या कोई नया रूप लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।